नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप पूजा तमांग से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। भूटान के प्रधानमंत्री दशो शेरिंग तोब्गे आज से भारत की 5 दिन की यात्रा पर रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनावों के लिए 72 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दोहराया कि नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA नागरिकता का अधिकार देने का कानून है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 12 जिलों के किसानों के लिए 87 करोड़ 95 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति राशि जारी की है। भारी उद्योग मंत्रालय ने भारत में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों EV को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रोत्साहन योजना 2024 की घोषणा की है। और अब समाचार विस्तार से। भूटान के प्रधानमंत्री दशो शेरिंग तोब्गे आज से भारत की 5 दिन की यात्रा पर रहेंगे। इस वर्ष जनवरी में पदभार संभालने के बाद श्री तोब्गे की यह पहली विदेश यात्रा है। इस दौरान भूटान के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि प्रधानमंत्री तोब्गे मुंबई भी जाएंगे। भूटान के प्रधानमंत्री के साथ विदेश और व्यापार मंत्री, ऊर्जा और प्राकृतिक संसाधन मंत्री, उद्योग, वाणिज्य और रोजगार मंत्री तथा सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी आए हैं। भारत और भूटान के बीच सभी सत्रों पर विश्वास, भलाई और आपसी सूझबूझ पर आधारित अनुकरणीय, मैत्रीपूर्ण और सहयोग संबंध है। श्री तोब्गे की इस यात्रा से दोनों देशों को अपनी विशिष्ट साझेदारी में प्रगति की समीक्षा करने का अवसर मिलेगा। इस दौरान भारत और भूटान के बीच मैत्री और सहयोग को और प्रगाढ़ करने के तौर तरीकों पर भी चर्चा होगी। भारतीय जनता पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनावों के लिए 72 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर, नितिन गडकरी नागपुर, पीयूष गोयल उत्तरी मुंबई और डॉक्टर भारती प्रवीण पवार महाराष्ट्र की डिंडोरी सीट से चुनाव लड़ेंगी। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी धारवाड़, शोभा करंदलाजे उत्तरी बेंगलुरु और भगवंत खुबा कर्नाटक की बीदर लोकसभा सीट से उम्मीदवार होंगे। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल करनाल और केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर फरीदाबाद सीट से चुनाव मैदान में होंगे। पार्टी ने उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को हरिद्वार और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को हावेरी सीट से उम्मीदवार बनाया है। पार्टी ने दिल्ली से बाकी 2 सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। हर्ष मल्होत्रा को पूर्वी दिल्ली और योगेंद्र चंदोलिया को उत्तर पश्चिम दिल्ली से चुनाव मैदान में उतारा गया है। इस सूची में महाराष्ट्र और कर्नाटक की 20-20 सीटों, हरियाणा और तेलंगाना की 6-6, गुजरात की 7, मध्य प्रदेश की 5, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की 2-2 और त्रिपुरा तथा दादरा और नागर हवेली की 1-1 सीट के लिए उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा की अध्यक्षता में केंद्रीय चुनाव समिति ने उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दोहराया है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA नागरिकता का अधिकार देने का कानून है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि यह कानून किसी की भी नागरिकता नहीं छीनेगा। समाचार एजेंसी से साक्षात्कार में श्री शाह ने कहा कि CAA अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हिंदू, बौद्ध, जैन, ईसाई और पारसी शरणार्थियों को अधिकार और नागरिकता उपलब्ध कराएगा। उन्होंने कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम के प्रावधानों के तहत उन सभी के समान अधिकार होंगे क्योंकि अब वे भी भारत का नागरिक बन जाएंगे। श्री शाह ने कहा कि उन्हें भारत के नागरिकों की तरह नागरिकता सूची में शामिल किया जाएगा और वे चुनाव लड़ सकेंगे तथा सांसद, विधायक, मुख्यमंत्री और मंत्री बन सकेंगे। गृह मंत्री ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर NRC का CAA से कोई संबंध नहीं है। गृह मंत्री ने कहा कि अल्पसंख्यकों को डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि CAA में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिससे किसी की नागरिकता छीनी जा सके। उन्होंने कहा कि किसी के लिए भी दरवाजे बंद नहीं हुए हैं और मुसलमानों को भी नागरिकता के लिए आवेदन करने का अधिकार है। श्री शाह ने कहा कि 15 अगस्त 1947 से 31 दिसंबर 2014 के बीच भारत आए सभी लोगों का देश में स्वागत है। उच्च स्तरीय समिति ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक राष्ट्र
एक चुनाव पर रिपोर्ट सौंपी। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में यह उच्च स्तरीय समिति गठित की गई थी। समिति ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, 15वें वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष NK सिंह और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में यह रिपोर्ट सौंपी। विधि और न्याय मंत्रालय के अनुसार एक राष्ट्र एक चुनाव आकांक्षी भारत के लिए मुख्य बिंदु है। 18,626 पृष्ठों की समिति की रिपोर्ट में सभी संबंधित पक्षों और विशेषज्ञों के साथ व्यापक विचार विमर्श तथा 191 दिन के शोध के निष्कर्ष शामिल किए गए हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कर्नाटक में 295 सड़क विकास परियोजनाओं के लिए 1,385 करोड़ रुपए से अधिक की मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि इस प्रयास का उद्देश्य बुनियादी ढांचे को उन्नत बनाने के साथ संपर्क सुविधा बढ़ाने और सामाजिक आर्थिक विकास में तेजी लाने का वादा पूरा करना भी है। श्री गडकरी ने तेलंगाना में 435 किलोमीटर से अधिक लंबी 31 राज्य सड़क परियोजनाओं के लिए 850 करोड़ रुपए भी स्वीकृत किए हैं। उन्होंने कहा कि इससे आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहन मिलेगा, स्थानीय पर्यटन बढ़ेगा और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था समृद्धि होगी। भारत ने अहमदाबाद में शहरी रहने की क्षमता और गतिशीलता में सुधार के लिए एशियाई विकास बैंक ADB के साथ 18 अरब 10 करोड़ डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए। ये ऋण ग्रामीण से शहरी यानी पेरी शहरी क्षेत्र में विकास को वित्त पोषित करेगा। वित्त मंत्रालय ने कहा कि अहमदाबाद पेरी अर्बन लिएबिलिटी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट के तहत 166 किलोमीटर का जल वितरण नेटवर्क, 126 किलोमीटर का जलवायु अनुकूल तूफानी जल निकासी, 300 किलोमीटर का सीवरेज सिस्टम और 4 सीवेज उपचार संयंत्रों का निर्माण किया जाएगा। यह परियोजना अहमदाबाद के उपशहरी क्षेत्रों की कनेक्टिविटी में सुधार के लिए मौजूदा सरदार पटेल रिंग रोड के साथ 10 जंक्शन सुधारों में भी सहयोग करेगी। पेरी अर्बन परियोजना सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से औद्योगिक उपयोग के लिए उपचारित सीवेज के पुनर्चक्रण के विकास में सहायता करेगा। मंत्रालय ने कहा कि इससे शहरी गरीबों, महिलाओं और प्रवासी श्रमिकों को बेहतर शहरी सेवाओं और शहरी प्रशासन के माध्यम से लाभ होगा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में प्रशासन ने 10 विभिन्न क्षेत्रों की पहचान की है। 2024 से 2027 के दौरान नई स्टार्टअप नीति के तहत इन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इनमें शामिल है खाद्य प्रसंस्करण और संबंधित गतिविधियां, कृषि और बागवानी, फूलों की खेती सहित सभी संबंधित क्षेत्र, हस्तशिल्प और हथकरघा, शिक्षा, स्वास्थ्य और फार्मास्यूटिकल, वस्त्र, एपेरल और फैशन टेक्नोलॉजी, नवीकरणीय ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, डिजाइन और विनिर्माण, सूचना प्रौद्योगिकी से समर्थित सेवाएं, पर्यटन और साहसिक खेल, पर्यावरण संरक्षण और हरित प्रौद्योगिकी। नई नीति के अनुसार प्रशासन स्टार्टअप से जुड़े विभिन्न पक्षों के बीच नेटवर्किंग गतिविधियों में तालमेल के लिए JKEDI में तकनीकी समर्थन इकाई बनाएगा। इस नीति के तहत अगले 5 वर्षों में जम्मू कश्मीर में कम से कम 2000 नए स्टार्टअप बनाने का लक्ष्य है। नई दिल्ली में रूस के दूतावास ने आज विश्व युवा महोत्सव के भारतीय प्रतिभागियों के लिए समारोह आयोजित किया। यह महोत्सव 1 से 7 मार्च के दौरान रूस की सीरियस फेडरल टेरिटरी सोची में आयोजित किया गया था। समारोह की अध्यक्षता रूस के राजदूत डेनिस अलिपोव ने की। इस दौरान भारतीय प्रतिभागियों ने महोत्सव के बारे में विचार और अनुभव साझा किए। रूस के राजदूत ने इस बात पर बल दिया कि महोत्सव के दौरान भारतीय तिरंगा सर्वाधिक प्रमुखता के साथ लहराया। उन्होंने कहा कि भारतीय प्रतिनिधियों के साथ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बातचीत ने इसे और अधिक भव्य बना दिया। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में विश्व युवा महोत्सव में शामिल भारतीय प्रतिनिधियों ने रूस के आतिथ्य सत्कार की सराहना की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 2023 में आई बाढ़ के कारण कपास फसल को हुए नुकसान से प्रभावित 12 जिलों के किसानों के लिए 87 करोड़ 95 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति राशि जारी की है। इन जिलों में भिवानी, चरखी दादरी, फतेहाबाद, गुरुग्राम, हिसार, झज्जर, जींद, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा और
सोनीपत शामिल है। श्री सैनी ने कहा कि मौजूदा रबी फसल के दौरान हाल की ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान का ब्यौरा अपलोड करने के लिए ई क्षतिपूर्ति पोर्टल 15 मार्च 2024 तक खुला रहेगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।